तो दोस्तों, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। तो दोस्तों, आपने जो लक्ष्य ठान रखा है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो और वो लक्ष्य आप पूरा करके दिखाओ दुनिया वालों को। दोस्तों, अगर हम 0.5 मार्क्स से रुक जाते हैं तो हमको कोई नहीं पूछता, और अगर हम वहीं पे अगर हमारे 0.5 मार्क्स ज़्यादा आते हैं और हम पास हो जाते हैं कहीं पे, तो सब बोलते हैं यार इसने कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इसने पढ़ाई कर रखी है या बहुत ज़्यादा इसने मेहनत कर रखी है तब ये यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैटर नहीं रखता है कि आपके मार्क्स कितने हैं या कितने हैं, बस मैटर ये रखता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचो चाहे कैसे भी। तो दोस्तों, हार्ड वर्क करते रहें। और अभी हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो आप मेरे साथ 4 चैप्टर पढ़ चुके हो और 5वें चैप्टर का पार्ट 1 भी आप मेरे साथ देख चुके हो, जिसमें हमने ये देखा था कि आवर्त वर्गीकरण, आवर्त का हमने आवर्त सारणी जो है उनका वर्गीकरण किया था और ये देखा था कि जो धातु होते हैं वो धातुओं को हम वर्गीकृत करते हैं। तो उसके लिए धातु अधातु हमने जो आवर्त सारणी थी वो एलिमेंट हमने सारे देखे कि हमने कैसे उनका वर्गीकरण किया और वहाँ पे कौन कौन सी थ्योरीज आई। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो को शुरू। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी क्रम में हमने ये देखा था कि जो तत्वों को वर्गीकरण करने का हमको प्रयास हमने किया उसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, और साथ ही में आप पिछली वीडियो में डाइबेरियन के ट्रिक भी देख चुके हैं मेरे साथ। और एक चीज़ हमने और देखी थी, वो थे हमारे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत हमने देखा था, जो उन्होंने सारेगामा वाला, आपने अगर आपको याद होगा तो वो हमने सारेगामा से रिलेट किया था, वहाँ से हम उसको समझे थे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं, वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। और दोस्तों, जो हम आवर्त सारणी आज के टाइम पे पढ़ते हैं वो आवर्त सारणी भी मेंडलीव की ही आवर्त सारणी है और इसी आवर्त सारणी को हम फॉलो करते हैं। जो मेंडलीव थे दोस्तों हमारे, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1834 है। 8 फरवरी को इनका जन्म हुआ था और 1907 तक की इनकी जर्नी रही थी। 1907 तक ही ये जिंदा थे और इतने टाइम में दोस्तों इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, और उसमें से जो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो है हमारा अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के द्वारा जो हमने देखा, ये तो नॉर्मली आप सबको पता ही होगा कि इन्होंने ही क्या किया था, अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया था। ठीक है, यानी जो हमारे तत्व व्यवस्थित नहीं थे उनको व्यवस्थित किया था। तो कैसे किया था ये हम अब पढ़ते हैं। जो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के आविष्कार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे ही प्रतिरूपों की खोज जारी रखी थी, उसमें से एक हमारे मेंडलीव भी थे। ठीक है, तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंधित स्थापित हो सके, ये बहुतों ने कोशिश की कि हम कुछ ना कुछ इनमें संबंध बिठाएं जिससे कि हम इनको वर्गीकृत कर सकें। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण जो था, मुख्य श्रेय जो है रूसी रसायनज्ञ, ये कहाँ के रसायनज्ञ थे, रूसी थे, मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्मों, कैसे मूल गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। तो दोस्तों, हमने ये देखा था कि जो हमारा त्रिक वाला सिद्धांत था, डाइबेरियन त्रिक, उन्होंने कैसे व्यवस्थित किया। उन्होंने 3 एलिमेंट देखे थे प्लस पहला और लास्ट वाले को जोड़ के जो था हमारा बीच वाला आया था, ये किया था उन्होंने। फिर हमने अष्टक सिद्धांत देखा, सारेगामा वाला, 1 से लेकर 7 तक हमारे अलग अलग रहते हैं और जो 8वां होता है वो पहले वाले से मैच करता है। उसके बाद आज हम जो देख रहे हैं कि करके मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो मूल गुणधर्म होते हैं तत्व के, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है उसके अकॉर्डिंग, तथा रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं तत्व के उसके अकॉर्डिंग। और ये चीज़ें क्या होती हैं ये आप मेरे साथ पहले पढ़ चुके हो, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इन 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग ही मेन बांटा था हमारी आवर्त सारणी को, मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो इनका जो बेस पॉइंट था कि तत्वों को कैसे बांटना है वो यही था। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इनकी जीवनी देख सकते हैं कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी। इनकी मम्मी पापा का थोड़ा जीवन आप अगर देखें कि वो कैसे थे, उनकी
कंडीशन कैसी थी, वो कहाँ कितने डीप एरिया से ऊपर उठ के आए थे, ये सब आप यहाँ देख सकते हो। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब 63 तत्व ज्ञान थे। उस टाइम पे कितने तत्व ज्ञान थे दोस्तों? उस टाइम पे सिर्फ 63 ही तत्व ज्ञान थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच क्या किया, संबंधों को का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, जो उनके भौतिक गुणधर्म थे, रासायनिक गुणधर्म थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उनका अध्ययन किया तत्वों का। और रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो यानी जो उनका मेन फोकस था वो, अगर जो उनका मेन फोकस था वो क्या था, ऑक्सीजन यानी O2 और हाइड्रोजन H2, इन दोनों से बनने वाले जितने भी एलिमेंट थे, स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, इन पे ही अपना फोकस रखा। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत ही क्या है, सक्रिय है। सक्रिय है मतलब ये बहुत ज़्यादा सक्रिय, यानी किसी भी एलिमेंट के साथ क्रिया करने में सक्षम होते हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। यानी सभी तत्वों के साथ तो नहीं, लेकिन अधिकांश तत्वों के साथ ये क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड मतलब जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। तो यही जो इन्होंने बांटा, ठीक है, जब उन्होंने उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाई तो हमको क्या मिला, हाइड्रोक्साइड मिला। और जब उसकी रिएक्शन उन्होंने ऑक्सीजन के साथ की तो ऑक्साइड मिला। तो जब उन्होंने ये देखा कि ऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उनके तत्वों के मूलभूत गुणधर्मों को माना गया। ठीक है, तो यहीं से उन्होंने क्या माना कि जो तत्वों के मेन गुणधर्म हैं, मूल गुणधर्म हैं, वो यहीं से माने उन्होंने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, 63 यानी 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिख दिया। तो यानी उन्होंने 63 जो कार्ड लिए थे उन पे उन्होंने सारे एलिमेंट्स के गुणधर्म लिखे कि अगर हम हाइड्रोजन का गुणधर्म देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के क्या गुणधर्म है, हीलियम के क्या गुणधर्म है, लिथियम के क्या गुणधर्म है, बोरोन के क्या गुणधर्म है। ऐसे उन्होंने पूरी सीरीज बना दी 63 एलिमेंट्स की। ठीक है, उन्होंने एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या कर दिया, उसके बाद जिनके गुणधर्म समान थे उन्होंने क्या कर दिया, उनको अलग कर दिया। इन तत्वों को पिन लगाकर दीवार पर अलग से लटका दिया। ठीक है, जो हमारे एक समान गुण वाले थे, ठीक है, जिनका गुणधर्म सेम था, उनको उन्होंने अलग रख दिया। ठीक है, उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी के स्थान मिल गया है। तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि सभी हमारे जो एलिमेंट हैं उनको कोई ना कोई स्थान मिल गया। जैसे हीलियम को मिल गया, लिथियम को मिल गया, ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो एलिमेंट थे, ठीक है, उसमें से मैक्सिमम एलिमेंट को क्या मिल गया, उनका एक पर्टिकुलर स्थान मिल गया कि यहाँ पे रह सकते हैं। उन्होंने देखा कि तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1 2 3 4 ऐसे जब आगे को गिनती बढ़ती है तो वो हमारी आरोही क्रम में होती है, तत्क्रम में। तो उन्होंने क्या किया, जो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्व व्यवस्थित हो गए। तो उन्होंने देखा कि जो तत्व, अगर हम परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के अकॉर्डिंग अगर तत्वों को देखें, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उस अकॉर्डिंग लगा के देखा और ये देखा कि आरोही क्रम अगर हम लगाते हैं तो ये व्यवस्थित हो जाते हैं। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व, विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। यानी जिनका गुणधर्म सेम होगा, ठीक है, गुणधर्म सेम होगा मतलब जो एक ही जैसे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि व्यवस्थित करने के क्रम में हमने ये देखा था कि बिस्किट के पैकेट हम अलग रख रहे थे, ठीक है, और साबुन के पैकेट अलग रख रहे थे। तो यहाँ पे क्या था, इनका गुणधर्म एक है और साबुन के पैकेट का गुणधर्म एक है। ठीक है, तो उन्होंने भी यही देखा कि जिनके गुणधर्म सेम है वो क्या करते हैं, सीरीज जो उन्होंने बनाई थी वहाँ पे रिपीट होते हैं अगली लाइन में। ठीक है, अगर उन्होंने ये कोई लाइन बना रखी है तो यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट हैं ये क्या है, इनके गुणधर्म सेम बन रहे थे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। जिसका जो सिद्धांत है वो दोस्तों क्या है कि जो गुणधर्म होता है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त का फलन होता है। ठीक है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में क्या था, ऊर्ध्व स्तंभ, ग्रुप, समूह, यानी जो ऊर्ध्व स्तंभ या ग्रुप बोले उनको या क्या बोले, समूह बोले, ऊर्ध्व यानी ऐसे हॉरिजेंटल और क्षैतिज मतलब आवर्त।
ठीक है। तो यानी उन्होंने क्या किया, बस उन्होंने बांट दिया है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उन्होंने क्या किया है, तत्वों को बांट रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है। तथा जो 37 पंक्तियों को क्या किया, पीरियड्स यानी आवर्त कहते हैं। उन्होंने बस उसको नाम दे दिया है। जो हमारे हॉरिजॉन्टल होंगे उनको हम ग्रुप बोलेंगे, और जो हमारे वर्टिकल होंगे उनको क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो कुछ इस तरह दिखती थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान सबसे कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे सिर्फ 63 ही तत्व खोजे थे, इसलिए आप ये मत बोलना कि यहाँ पे हीलियम नहीं है। ठीक है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि हीलियम नहीं है, तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 63 तत्व खोजे जा चुके थे। तो ये आप देख सकते हैं उनकी सीरीज है। यहाँ पे इन्होंने आवर्त बांट रखे हैं, आवर्त हैं ये, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखे हैं, ये सारे एलिमेंट दे रखे हैं। इस हिसाब से एलिमेंट अपने क्रम में थे उस टाइम पे। ठीक है। जब शुरू में आवर्त सारणी हमारी बनी थी तब। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये क्या, कहाँ प्रकाशित हुई थी, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह किसी भी तत्व को दर्शाता था। यानी यहाँ पे बस ये बता रखा है जो समूह था वो किसको दर्शाता था, हाइड्रोजन ऑक्साइड के अंग्रेजी अक्षर को दर्शाता था। ठीक है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए। अगर हम देखें ऊपर सूत्र को जो लिखा गया है, तो उस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, R2O। ठीक है। यानी जो R है ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सअप था उस टाइम पे। ठीक है। उन्होंने इस हिसाब से लिखा। अब वो उनकी मर्जी, उन्होंने कैसे भी लिखा, हमको तो पढ़ना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 लिखा। तो यानी यहाँ पे जो C था उसको इन्होंने क्या कर लिया, R। अब यहाँ पे तुम C लिखो, यानी यहाँ पे बस ये है कि जो आगे का एलिमेंट है उसको इन्होंने हटा के R में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। उसके ऑक्साइड जो थे CO2 उसको क्या लिखा, RO2। यहाँ पे भी देखा जो C था उसको हमने हटाया, R लिख दिया। ठीक है। तो यानी जो इन्होंने मेन तत्व हमारा H को पकड़ा था और O को पकड़ा था, तो इसलिए जो सारे एलिमेंट होंगे वहाँ पे आगे से हमारा कुछ भी एलिमेंट आए उसको हम R कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। ये चलिए अब हम ये उपलब्धियां पढ़ते हैं। तो आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले रखना पड़ा। यानी जिनका द्रव्यमान ज़्यादा था उसको उन्होंने क्या किया, कभी कभी पहले रखना पड़ा। ठीक है। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समान रखा जा सके। वो भी इसलिए क्योंकि जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे वो क्या हो जाए, हमारे एक लाइन में आ जाएं। ठीक है। वो मतलब एक साथ आ जाएं। उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान कितना है इसका, 58.9। सारणी में निकेल परमाणु द्रव्यमान 78.7 से पहले है। अब पहले नॉर्मली पहले हमारा 58.7 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 58.9 वाले को पहले लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो गुणधर्म था वो देख के। ठीक है। अगर हम सारणी ऊपर वाली सारणी में देखें इसके उसमें हमको पता चलता है कि वहाँ पे जो है कोबाल्ट पहले रखा गया है और निकेल बाद में रखा गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उस समय तो सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई उसमें क्या किया, उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिए और वहाँ पे ये बोला कि यहाँ पे क्या है कि अभी कुछ और तत्व खोजे जाएंगे, वो आएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने वो तत्वों के लिए जगह छोड़ दी। इसका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एका, यानी जैसे कि हमने कोई भी एक एलिमेंट खोजा है और यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया है, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इससे पहले जो एलिमेंट मिला है हमको ये वाला, तो इसके नाम के आगे एका लग जाएगा। संस्कृत में संस्कृत का ये शब्द था, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे से लगता है। तो यानी उसके एलिमेंट के आगे से एका उपसर्ग लगा देंगे। जैसे कि बाद में ज्ञात होने वाले स्कैडियम, गैलीलियम, गैलियम, जर्मेनियम,
के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। क्यों सिलिकॉन इसके पहले आता था, एल्यूमिनियम गैलियम के पहले आता था। एक सेकंड। तो जो हमारा एका एल्यूमिनियम था वो एल्यूमिनियम के पहले गैलियम आता था। ये गैलियम, स्कैडियम, ये हमारे अभी के रखे हुए नाम हैं, ठीक है। उस टाइम पे इनका नाम क्या, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे, ठीक है। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम के बाद में ज्ञात कौन सा तत्व, गैलियम के गुणधर्म को सारणी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने कि गुणधर्म दे रखे हैं। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान 68 है इसका, किसका, एका एल्यूमिनियम का, और गैलियम का कितना है, 69.7 है, ठीक है। ऑक्साइड का जो हमारा सूत्र है वो है E2O3, और जो गैलियम का सूत्र है वो क्या है, गैलियम के ऑक्साइड का अगर हम सूत्र देखें तो वो है हमारा Ga2O3, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक एक यहाँ पे इन्होंने आगे का बदला, और इसलिए इन्होंने इसको जो नाम दिया वो एका एल्यूमिनियम करके नाम दे दिया, ठीक है। और अगर हम इसके क्लोराइड का सूत्र देखें तो वो हो गया हमारा ECl3 और GaCl3। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इनका पीछे का एलिमेंट है वो सेम ही रह रहा है, O3 और Cl3, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि गुणधर्म समान होने के कारण इसको एका नाम दे दिया, ठीक है। एका उपसर्ग दिया जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। इससे मेंडलीव आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीव ने अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनके इस सिद्धांत की अवधारणा एक सृजन भी माना। तो क्या था कि बाद में जब एलिमेंट मिले 64वां 65वां ऐसे, मतलब जब एलिमेंट मिलते गए और फिर जो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जो स्पेस छोड़ा था यहाँ पे या कहीं पे भी जो जितने स्पेस छोड़े थे वहाँ पे क्या देखा, जो हमारे रसायनज्ञ थे उन्होंने ये देखा कि यार ये एलिमेंट तो यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे से उन्होंने उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो इनकी आवर्त सारणी है ये बिल्कुल सही है, इनका जो अनुमान है वो बिल्कुल सही है। जबकि वो उन्होंने एक अनुमान लगाया था तो लेकिन बाद में उस अनुमान को क्या माना गया, सही माना गया। तो इसलिए क्या हो गई, उनकी जो आवर्त सारणी थी उसको न केवल स्वीकार किया गया बल्कि उनके इस सिद्धांत की अवधारणा का क्या किया गया, सृजक भी माना गया। उन्हीं को क्या माना गया, आवर्त सारणी का जनक माना गया, ठीक है। इसलिए हम उन्हीं को जनक बोलते हैं आवर्त सारणी का, ना कि हम डायबेरियन की त्रिक को भी कुछ नहीं बोलते हैं। उसको तो मेनली लोग पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना है। और अष्टक जो सिद्धांत था हमारा न्यूलैंड्स का, उसको भी कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि इन्हीं को हमारा जनक माना गया, तो सब इन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट जो गैसें थी जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, जो ये 3 गैसें थी जो हमारी उत्कृष्ट गैसें हैं, कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियोन और आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। तो इनका क्या किया गया था, पहले भी उल्लेख किया गया था, लेकिन ये क्या थे, कुछ इनमें से मिले नहीं थे, हमारे कुछ तत्व मिले नहीं थे। तो इसलिए बाद में जब मिले तो ये जो उनका एक अनुमान था वो बिल्कुल सटीक बैठा, ठीक है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं। क्या है, अक्रिय हैं। अक्रिय है मतलब ये क्रिया नहीं करती हैं, यानी ये बहुत से हमारे जो तत्व होते हैं, अदर तत्व, उनसे क्या करते हैं, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसलिए ये अक्रिय गैस हैं, ठीक है। आपको हीलियम की बहुत कम ही एलिमेंटों से क्या रिएक्शन नहीं मिलेगी, बहुत कम उसे मिलेगी, कोई रेयर ही मिलेगा बस, ठीक है। वायुमंडल में इनकी मात्रा क्या थी, बहुत कम थी, इसलिए भी हम इनको खोज नहीं पाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक विशेषता यह थी कि जब इन गैसों का पता चला तो पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही नए समूह में रखा जा सका, ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उसमें एक चीज़ का फायदा हो गया कि इस जो पिछली व्यवस्था थी उसको हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, जो हमने नए समूह हमको मिल गए, जो हमको नए एलिमेंट मिलते गए तो वो नए समूह में जुड़ते गए। इससे क्या हुआ कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जो इनकी जो आवर्त सारणी थी, ठीक है, तो इनका जो वर्गीकरण किया इन्होंने तो उसकी क्या है, कुछ लिमिट भी हैं, सीमाएं भी हैं, तो वो सीमाएं भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। और आप ये मत बोलना कि ये वाला लेक्चर तो आपने सर इतना बड़ा दे दिया, लेकिन इतना कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिनका pH हमारा 7+ होता है। ठीक है, 7 से ज़्यादा इसका pH होगा वो क्षार होगा। ठीक है, आप ये मेरे साथ अम्ल क्षार में पढ़ चुके हो। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक क्या करता है, बनाता है। जैसा कि उदाहरण में आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के यौगिक हैं हमारे HCl। HCl क्या है हमारा, एक अम्ल है, और H2O भी हमारा अम्ल है। H2O तो हमारा एक उदासीन है। क्यों? क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, इसलिए अब जिसकी pH वैल्यू 7 हो जाएगी तो वो हमारा उदासीन होगा। ठीक है, H2S हो गया। ये क्या है, इसके अम्ल के उदाहरण है। और जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सोडियम का जो यौगिक है NaCl क्या है, हमारा क्षार है। और Na2O ये क्या है, ये भी क्षार है। और Na2S ये भी क्या है, ये भी हमारा क्षार है। तो ये क्या करते हैं कि अब हमने ये देखा कि ये क्या करते हैं, एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब ये चाहे हैलोजन के साथ क्रिया करें तब भी वही बनाएंगे, और ऑक्सीजन या एवं सल्फर के साथ करें तब भी वही बनाएंगे। तो ये हमारा, इसलिए हमारा जो हाइड्रोजन का जो स्पेस है, यानी जो हाइड्रोजन की जो जगह है, वो हमेशा क्या होती है, कंट्रोवर्सी में रहती है। कोई बोलता है उसको बीच में रखो, कोई बोलता है उसको शुरू में रखो। तो इसलिए उसका जो प्लेस डिफाइंड नहीं है, इसीलिए। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम ये देखें कि हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। कौन सा यौगिक बनाती है, सहसंयोजक यौगिक। अब ये सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ये आप मेरे साथ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन को, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम हाइड्रोजन को कोई नियत स्थान नहीं दे सके, यही क्या है, इसकी कमी है। और यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या थी, पहली कमी थी। यह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाए थे। ठीक है, मेंडलीव के तत्वों में आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद जो समस्थानिकों का पता चला, हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके जो परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि जब हम बाहरी तत्वों पर विचार करते हैं तो हमको क्या आती थी, कठिनाई आती थी। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं अपने लेक्चर को ख़त्म। आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना जो है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जो कि हमारी आवर्त सारणी अब वाली है, इसको हम अगले वाली सीरीज में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।